हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसके बारे में भी समझा था। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो होती है जब जो हमारे लाइफ टाइम में डेवलप होती है, मतलब समय के साथ धीरे धीरे डेवलप होती है जन्म के बाद। ठीक है, तो उसी पर हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप इसमें देख पा रहे होंगे फ्लो चार्ट में, तो ठीक है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में बेसिकली होता क्या है, जो लाइफ टाइम डेवलप होती है, मतलब जब अब बर्थ के टाइम पे तो नहीं डेवलप होती है, बर्थ के बाद ही डेवलप होती है। ठीक है ना, हम उसको ये बोल के चलते हैं। ठीक है, ठीक है ना, तो डेवलप ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम। ठीक है, लाइफ टाइम में आपके डेवलप होती है, समय के साथ धीरे धीरे डेवलप होती है। ठीक है, अब इसमें दो तरीके की इम्यूनिटीज आती हैं, एक होती है आपकी एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी होती है आपकी पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, कौन कौन सी होती है आपकी एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी को क्या कह सकते हैं हम, कि इसमें जो एंटीबॉडीज होती है वो पहले से क्या होती है, बनी हुई होती है। ठीक है, जो एंटीबॉडीज है वो पहले से क्या हुई है, बनी हुई है, पहले से रेडी रहती है, प्री फॉर्म्ड, रेडी है मतलब बनी हुई है। ठीक है ना, ठीक है, समय के साथ डेवलप हुई है। अब इसमें दो आती हैं आपकी एक्टिव, नंबर वन है आपकी एक्टिव और नंबर टू क्या है आपकी पैसिव। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब हो गया डेवलप इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। ठीक है ना, अब इसमें क्या हो गया कि ये या तो क्या होगा, किसी इन्फेक्शन के बाद, सपोज मुझे कोई बीमारी हुई पहली बार। ठीक है, सपोज फर्स्ट टाइम मुझे कोई डिजीज हुई, तो उस समय पर मेरी बॉडी ने उसके लिए क्या किया हुआ, रिएक्ट करा होगा, क्योंकि वो मेरा पहला इनकाउंटर था, तो मेरी बॉडी उतने अच्छे तरीके से रेडी नहीं थी, तो उस समय मुझे समय लगा होगा जो एंटीबॉडीज है उनको डेवलप करने के लिए। ठीक है, बट हुआ क्या, जब कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद दोबारा से मुझे वही बीमारी हुई, तो अब क्योंकि वो डिजीज मुझे पहले हो चुकी थी, तो उसके लिए मेरी बॉडी ने क्या कर लिया था, एंटीबॉडीज बनानी शुरू की थी। फर्स्ट टाइम पे एंटीबॉडीज बनाई थी, तो मेरी बॉडी उसको ऑलरेडी रिकॉग्नाइज करती थी। ठीक है, तो जब सेकेंड टाइम वो डिजीज मुझे फिर से इन्फेक्ट करने की कोशिश करेगी, तो अब मेरी बॉडी उसको क्या कर लेगी, रिकॉग्नाइज कर लेगी और तुरंत उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना क्या कर देगी, स्टार्ट कर देगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, तो ये कह सकते हैं हम नेचुरल में एंटीबॉडीज डेवलप इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन। ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं नेचुरल में, कि नेचुरल कैसे आया। ठीक है, कि भाई पहली बार कोई डिजीज हुई और आप उस डिजीज से रिकवर हुए। ठीक है, और अब आपकी बॉडी क्योंकि उस डिजीज को पहचानती है पहले से, ठीक है, तो अब जब दोबारा आपको वो डिजीज होगी, तो उस समय आपकी बॉडी क्या कर लेगी, उससे फाइट कर लेगी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेगी। ठीक है, तो ये आपकी बॉडी में खुद से डेवलप हुई। आर्टिफिशियल में क्या हो गया, थ्रू द वैक्सीनेशन, यानी कि वैक्सीनेशन के माध्यम से। ठीक है, जब भी हम बीमार होंगे कभी, तो नेचुरल में हम क्या कह सकते हैं, आफ्टर सिकनेस। ठीक है, रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन, यानी कि आप बीमार हुए, बीमारी के बाद आप रिकवर हुए। ठीक है ना, इसको हम क्या कह सकते हैं, इम्यूनिटी, इसको हम क्या कह सकते हैं, इम्यूनिटी आफ्टर सिकनेस। ठीक है, आफ्टर सिकनेस, यानी कि बीमार हुए उसके बाद आप ठीक हुए। ठीक है ना, तो उस बीच में क्या हुआ, आपकी बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज डेवलप हुई। ठीक है, अब दूसरा आ जाता है आपका आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल में क्या होगा, कि आपको बनी बनाई एंटीबॉडीज दी गई हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाता है, वैक्सीनेशन, इसमें क्या आ जाता है आपका वैक्सीनेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कि जो वैक्सीनेशन होगा या इम्यूनाइजेशन होगा, ये दिया जाएगा, और ये किस पे होता है आपका, मेमोरी सेल पे बेस्ड होता है। यानी कि जब इम्यूनाइजेशन किया जाएगा या वैक्सीनेशन दिया जाएगा, तो जो मेमोरी सेल्स होंगी वो क्या कर लेंगी, उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगी। ठीक है, तो जैसे अब आप देख सकते हैं, जैसे पोलियो वैक्सीन होती है। ठीक है, तो इसमें क्या करा जाता है बेसिकली, कि जो वायरस है या उसको क्या करा जाता है, वीक कर दिया जाता है, उसके बाद उसको बॉडी में इंजेक्ट करा जाता है। ठीक है ना, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, तो इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या हो गया, कि वो डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, वो डायरेक्ट नहीं है, मतलब बॉडी बॉडी एंटीबॉडी नहीं बना रही है उसमें। एक्टिव में तो क्या हो गया, कि आपने एक बार इंट्रोड्यूस कर दिया उसको, तो उसके बाद बॉडी अपने आप से एंटीबॉडीज बनाने लग जाएगी उसके लिए। ठीक है, पैसिव में ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या रहता है, कि एक्सटर्नल सोर्स से मिलेगी। ठीक है, मतलब क्या होगा, जो एंटीबॉडीज हैं वो इमीडिएट एक्शन करेंगी, लेकिन ये टेम्परेरी समय के लिए रहेंगी, यानी कि कुछ समय के लिए रहेंगी।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बार आपने इंजेक्ट कर दिया तो अब आपको लाइफ टाइम उससे रिलेटेड कोई डिजीज होगी ही नहीं, या वो दोबारा से खुद बना लेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये इमीडिएट रिस्पॉन्स तो दिखाती हैं, लेकिन ये क्या होती हैं आपके कुछ समय के लिए रहती हैं, टेम्परेरी होती हैं। ठीक है, तो इसमें भी रेडीमेड एंटीबॉडीज होती हैं और वो एक्सटर्नल सोर्सेज के माध्यम से डाली जाती हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें नेचुरल कौन सी आ जाएंगी, ठीक है, किसी और के थ्रू, समवन और समवेयर एल्स। ठीक है, तो इसमें नेचुरल में क्या आ जाएगा कि भाई एंटीबॉडीज रिसीव्ड फ्रॉम मदर थ्रू मिल्क। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब जो मदर है उसने बच्चे को फीड कराया, ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो फर्स्ट मिल्क होता है मदर का उसको हम क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होती है, एंटीबॉडीज होती है, IgA एंटीबॉडीज होती हैं उसमें। ठीक है, जो हेल्प करती है किसमें, बच्चे को डिजीज वगैरह से बचाने के लिए। ठीक है, तो बच्चे पे वो जो आपकी एंटीबॉडीज थी वो कहाँ से आई, थ्रू द मदर मिल्क। ठीक है ना, ऐसे आर्टिफिशियल में भाई जैसे स्नेक वेनम है, ऐसे किसी को सांप ने काट दिया तो हमने क्या कर दिया उसके लिए, डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने क्या लगाया, इंजेक्शन लगाया, तो उस समय पर उसने क्या कर दिया, तुरंत रिस्पॉन्स दिखा दिया। ठीक है, ठीक है, तो यही चीज़ें हैं इसमें। अभी हम एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी जो बेसिकली अभी हमने चीज़ें पढ़ी। ठीक है, तो एक्टिव इम्यूनिटी में हमने क्या कहा, जब होस्ट इज एक्सपोज टू एन एंटीजन, ठीक है ना, होस्ट की बॉडी में बनेगा, यानी कि जिसकी बॉडी में वो डाला गया। स्लो स्लो होता है इसका, ठीक है, जो प्रोसेस होती है वो स्लो होती है। ठीक है, पैसिव में क्या होती है, थोड़ा फास्ट होती है। ठीक है, रिस्पॉन्स फास्ट होता है। ठीक है, इंड्यूस्ड बाय इम्यूनाइजेशन और नेचुरल इन्फेक्शन, जो कि अभी हमने बात करी है जिसके बारे में। ठीक है, फिर आ जाती है पैसिव इम्यूनिटी, सेम चीज़ जो भी हमने बोला है कि रेडीमेड एंटीबॉडीज होती हैं जो दी जाती हैं। ठीक है, IgA प्रेजेंट होता है मदर के मिल्क में, कोलोस्ट्रम जिसको हम कहते हैं। ठीक है, और प्रेगनेंसी के टाइम पर भी ये चीज़ें होती हैं, जो फीटस है उसको बचा के रखता है प्लेसेंटा। ठीक है, ठीक है, अब आ जाता है एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के ऊपर कि भाई जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है वो होता कैसा है। ठीक है, बेसिकली अगर मैं एंटीबॉडीज़ की बात करूँ तो इसमें अलग अलग तरीके की हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके की एंटीबॉडीज़ होती हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये सिंगल है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, भी हम थोड़ा सा और बात करेंगे इसके ऊपर डिटेल में। ठीक है, ठीक है ना, तो अगर मैं एंटीबॉडीज़ की बात करूँ तो बेसिकली जो एंटीबॉडीज़ देखने को मिलेंगी, अभी थोड़ा पहले हम स्ट्रक्चर समझते हैं इसका, कि अगर मैं एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ तो उसमें है क्या क्या। ठीक है, ये आपके सामने जो स्ट्रक्चर है ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है पूरा सा पूरा। ठीक है, अब इसमें ये जो पोर्शन है ये वाला, ठीक है, ये क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, लंबा है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, देखो येलो वाले पे लगा हुआ है हैवी चेन। ठीक है, ज़्यादा सब यूनिट्स जुड़े होंगे ना, स्ट्रक्चर लंबा है इसका, देखो, तो ये कैसा है आपका हैवी चेन, और इसमें स्ट्रक्चर कैसा है, छोटा है, तो ये क्या है आपकी लाइट चेन। ठीक है, तो ये जो साइड साइड वाली है ये वाली, ये है आपकी लाइट चेन, ये दोनों, और ये है आपकी हैवी चेन, ये येलो येलो वाली है जो। ठीक है, और बीच में क्या बने हैं आपके, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बने हैं, डाइसल्फाइड ब्रिज जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये जो पोजीशन है ये वाला जो इसमें स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है आपकी एंटीजन बाइंडिंग साइट। अब क्योंकि ये एंटीबॉडी है तो जाहिर सी बात है ये एंटीजन के साथ बाइंड करेगी, तो इन साइट्स को हम क्या बोलते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट। ये एंटीजन बाइंडिंग साइट हो गई, और दूसरा क्या है, इसी को वेराइबल भी बोलते हैं। ठीक है, वेराइबल रीजन। अब ये हैवी चेन है तो ये हैवी चेन का वेराइबल रीजन हो गया, ये लाइट चेन है तो ये लाइट चेन का वेराइबल रीजन। तो बेसिकली ये वाला जो रीजन होता है ये वेराइबल होता है, यानी कि चेंज हो सकता है, क्योंकि शेप के अकॉर्डिंग ना, कि एंटीजन की शेप कैसी है उस हिसाब से ये चेंज होता है, लेकिन जो बाकी का ये वाला स्ट्रक्चर है ये चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या है आपका एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये तो मोनोमर वाली बात हो गई। ठीक है, कि भाई एक मोनोमर है तो उसमें ये स्ट्रक्चर इस तरीके का रहेगा। ठीक है, अब अगर मैं टाइप ऑफ एंटीबॉडीज की बात करूं, ठीक है, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है, टाइप ऑफ एंटीबॉडीज की मैं बात कर रही हूँ, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या है बेसिकली आपकी 5 टाइप्स की होती है। ठीक है, 5 टाइप्स होते हैं एंटीबॉडीज के, 5 टाइप्स की एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है, जिसमें आ जाती हैं आपकी जी, दूसरा एम, जी मेड, ए,
ई। आप अपने अकॉर्डिंगली इसको याद कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको याद करा जी मेड, मैं इसको बोल रही हूँ। तो ये जी है तो आई जी जी हो गया ये, ठीक है। ये आई जी एम, आई जी ए, आई जी डी और आई जी ई, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। तो ये 5 तरीके की एंटीबॉडीज है। अब सबके अपने अपने रोल है, ठीक है। इन सारी एंटीबॉडीज के क्या है, बेसिकली अपने अपने रोल्स हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, सबसे पहले क्या है आपकी आई जी जी, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सबसे ज्यादा अमाउंट में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। मैक्सिमम सबसे ज्यादा हमें ये देखने को मिलती है आईजीजी, ठीक है। और ये क्या करती है, ये प्लासेंटा भी क्रॉस कर सकती है, यानी कि मदर से चाइल्ड में भी जाती है, ठीक है। ठीक है ना, ठीक है। दूसरा मैंने क्या लिख दिया, आईजीएम, आईजीएम। अब इसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है, ठीक है। आईजीएम इसका स्ट्रक्चर कैसा है, लार्जेस्ट स्ट्रक्चर कह सकते हैं इसको, लार्जेस्ट सबसे बड़ी होती है, ठीक है। मैक्सिमम का मतलब है अमाउंट, सबसे ज़्यादा जो एंटीबॉडी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है वो यही प्रेजेंट होती है, ठीक है। और वही अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इसका स्ट्रक्चर है लार्जेस्ट, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो एक्चुअली में पेंटामेरिक रहता है। अभी हमने जो एंटीबॉडी बनाई थी बेसिकली हमने ऐसे बनाया है इसको, ये, ठीक है। तो ये कैसा स्ट्रक्चर हो गया, ये मोनोमेरिक स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, दो हो गए ना, अब यहाँ पर ही बीच में जुड़े रहेंगे आपस में, तो ये कैसा हो गया, डाइमेरिक। तो ये जो आईजीएम होती है आपकी पेंटामेरिक होती है, यानी इस तरीके से 5 यूनिट्स होती हैं इसमें से, इस तरीके से, ठीक है। इसलिए जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी क्या होता है, बड़ा होता है। इस तरीके से इसमें 5 यूनिट्स रहती हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा बाइंडिंग साइट्स भी होती हैं, ठीक है। तो आप समझ पाए, इसी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट बोला जाता है इसको, ठीक है। पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। अब दूसरी आ जाती है आपकी आई जी ए, ए, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, आपके जो टीयर्स होते हैं, सलाइवा, कोलेस्ट्रॉम जो अभी हमने लिखा था, इनमें प्रेजेंट होती है, यानी कि जो बॉडी के सिक्रेटरी फ्लूइड होते हैं, यानी कि जो सिक्रेटरी फ्लूइड्स होते हैं ना बॉडी के, उनमें प्रेजेंट होती है सिक्रेटरी फ्लूइड्स, फ्लूइड्स इनमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। जैसे कि टीयर्स, ठीक है, टीयर्स हो गए, सलाइवा हो गया, ठीक है, टीयर्स हो गए, सलाइवा हो गया, ठीक है, इन सब में प्रेजेंट होती है, ठीक है, ठीक है। अब आ जाती है जी एम ए डी, अब आ जाती है तुम्हारी आई जी डी, ठीक है। अब आई जी डी की बात कर रहे हैं, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ये डायमेरिक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका, ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आपके आई जी ई के ऊपर, ठीक है ना। तो आई जी ई ये रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी एलर्जी के लिए, ठीक है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी, सॉरी, रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी एलर्जी के लिए, यानी कि जितनी भी एलर्जिक रिएक्शंस होती है ना हमारी बॉडी में, उस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होती है, आपकी आई जी ई, ठीक है। आई जी ई का जो मेन काम रहता है वो क्या रहता है, आपका एलर्जिक रिस्पॉन्सेस, ठीक है। किसी भी प्रकार की अगर क्या बोलते हैं, एलर्जी हो रही है हमारी बॉडी में, तो हम क्या कह सकते हैं उसको, कि जो एलर्जिक रिस्पॉन्सेज होंगे वो किसका होगा, आपका आई जी ई का, ठीक है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है। तो ये सब आईजी देख सकते हैं आप, आईजी लिखा है, दैट मीन्स इम्यूनोग्लोब्युलिन है इसका मतलब, ठीक है ना। तो ये अलग अलग तरीके की क्या है आपकी एंटीबॉडीज है, ठीक है ना, ठीक है। ठीक है ना, तो ये आपकी कौन सी थी जिसमें 1 यूनिट है, बाकी हमने 2 यूनिट 5 यूनिट सबको भी देख लिया कि कितने कितने तरीके की एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन में, ठीक है। अब बात करते हैं वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन की, ठीक है। तो वैक्सीनेशन में बेसिकली होता क्या है,
इंट्रोड्यूसिंग एंटीजेनिक प्रोटीन्स और इनएक्टिवेटेड वीकेंड पैथोजेंस। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, वैक्सीनेशन में बेसिकली होता क्या है कि ये तो एंटीजेनिक प्रोटीन्स या फिर जो भी पैथोजन है वो कैसे हो, इनएक्टिवेटेड हो, इनको क्या करा जाता है, बॉडी में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या करते हैं हमारी बॉडी में, थोड़े से इन्फेक्शन भी कर देते हैं। मतलब उस समय पर आपने देखा होगा जब भी हम वैक्सीनेशन लगाते हैं या इम्यूनाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, जब भी हम वो करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, कभी कभी हमें फीवर या ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है जनरली। ठीक है ना, तो ये कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और उसका कारण क्या है कि जब हमने जो ये इम्यूनाइजेशन किया है या जो वैक्सीनेशन हमने करवाई है, तो उससे क्या करेगा, जो बॉडी है वो क्या करेगी, रिएक्ट करेगी। मतलब बॉडी क्या करेगी, जो पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ है उसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेगी ताकि वो उसके अगेंस्ट क्या कर सके, एंटीबॉडी बना सके। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मेमोरी बी सेल्स और टी सेल्स होती है। ठीक है, और यही तो बात है, मेमोरी सेल्स, इसी वजह से तो ये फ्यूचर में उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है। आप किसी चीज़ को याद रखेंगे तभी आप उसको पहचान पाएंगे ना, तो वही चीज़ हमारी बॉडी के साथ भी होती है। जब ये चीज़ें एंटर करी होती है हमारी बॉडी में या इनको हमारी बॉडी के अंदर एंटर करा जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, जो मेमोरी सेल्स होती हैं वो रिकॉग्नाइज कर लेती हैं। तो फ्यूचर में जब दोबारा ये डिजीज़, अब जैसे कोविड वैक्सीन की बात है, तो कोविड की जो वैक्सीन लगी थी तो उसमें क्या हुआ, हमारी बॉडी में कुछ ट्रेसेस डाले गए, तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी क्या हो गई, उस चीज़ को पहचानने लगी। तो फ्यूचर में जब कोविड का जो वायरस है वो जब हमारी बॉडी में एंटर करेगा, तो हमारी बॉडी ऑलरेडी उसको रिकॉग्नाइज करती है, तो उसके अगेंस्ट क्या करेगी, एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, ठीक है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन टू स्टिमुलेट एंटीबॉडी प्रोडक्शन एंड मेमोरी सेल फॉर्मेशन, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें बेसिकली होता है क्या है, वैक्सीनेशन काम कैसे करता है। ठीक है, वैक्सीन्स वर्क बाय इमिटेटिंग अ बैक्टीरिया और वायरस यूजिंग ईदर एमआरएनए और डेड और वीकेंड वर्जन ऑफ बैक्टीरिया और वायरस। तो वही चीज़ है कि जो भी इन्फेक्टेड चीज़ है, मतलब जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, यानी कि जो भी पैथोजन है, ठीक है, उसी का वीकेंड वर्जन हमारी बॉडी में क्या करा जाता है, डाल दिया जाता है। तो वैक्सीन रेजेस द बॉडीज अलार्म। ठीक है ना, तो अब इससे क्या होगा, जब ये बॉडी के अंदर जाएगा तो बॉडी का अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, यानी कि जो बॉडी है उसको ट्रेन करा जाता है कि भाई वो उस चीज़ को पहचान ले कि भाई ये फॉरेन पार्टिकल आया है। ठीक है, तो फ्यूचर में जब भी कभी इसका एनकाउंटर होगा कि रियल कोई वायरस आएगा, तो क्या करेगा, बॉडी उसके अगेंस्ट लड़ना शुरू कर देगी। ठीक है, ठीक है, अब आ जाता है पैसिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है, एक हो गया आपका एक्टिव इम्यूनाइजेशन और दूसरा क्या हो जाएगा आपका पैसिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है, एक्टिव में तो क्या कर दिया, डायरेक्टली इंसर्ट कर दिया, भाई वैक्सीन डाल दी, उसको हमने बोल दिया एक्टिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है, अब बॉडी काम करेगी उसके ऊपर, आपने एक बार वैक्सीन डाल दी, अब आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, अब बॉडी अपने आप उसके ऊपर काम करेगी। ठीक है, पैसिव में थोड़ा इस तरीके का नहीं होता। पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या रहता है कि इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स तो क्विक रहता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में नहीं होता। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, टिटनेस, जब भी आपको कभी आपने देखा होगा सुई चुभ जाती है या कोई भी ऐसा मटेरियल, मेटल कुछ ऐसा लग जाता है जो खराब हुआ है, या जंग लगा लोहा या कुछ भी ऐसी चीज़ जब आपको चुभती है पैर में, या कोई भी जैसे डॉग बाइट हो जाती है, कुछ भी चीज़ होती है, तो सबसे पहले जो इंजेक्शन लगता है वो आपको टिटनेस का ही लगता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपने बचपन में कभी टिटनेस का इंजेक्शन लगाया है और अब आपके कभी सुई चुभ गई या कुछ इन्फेक्टेड मेटल आपकी बॉडी में चला गया तो अब आपको टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लगेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जब भी कोई डिजीज़ होगी या जब भी कुछ इस तरीके की चीज़ें होंगी तो डायरेक्ट हमको इंजेक्शन लगेगा। जैसे टिटनेस हो गया, स्नेक बाइट, यानी कि जब भी आपको सांप काटेगा तो आपको एंटीवीनम लेना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, अब पैसिव इम्यूनाइजेशन में देखो यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है, CPT। ठीक है, कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि जैसे कोई पेशेंट है, कोई इंसान है, ये ये पेशेंट इन्फेक्टेड हुआ, मतलब इसको डिजीज़ हुई इस पर्सन को। ठीक है, और ये पर्सन फिर क्या हो गया, ठीक हो गया। ठीक है, ये पर्सन फिर क्या हो गया, ठीक हो गया, यानी रिकवर्ड पेशेंट। ठीक है, तो अब क्योंकि ये पहले इससे इन्फेक्टेड हुआ तो इसकी बॉडी ने जाहिर सी बात है फाइट किया होगा इसके साथ। अब ये पर्सन जब ठीक हुआ, तो जब ये ठीक हुआ इसका मतलब इसकी बॉडी ने इस पैथोजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाई होंगी, राइट।
ठीक है। तो अब इसमें क्या करा जाता है कि इस पर्सन का जो ठीक हो चुका है, अब ये डिजीज्ड पर्सन है, हो सकता है इसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग ना हो, तो क्या करा जाता है इसमें, जो ये पर्सन ठीक हो गया है, बीमारी से ठीक हुआ है, उसके बाद अब उसकी एंटीबॉडीज़ क्या है, ज़्यादा डेवलप है। तो अब क्या करा जाएगा, इस पर्सन का क्या लिया जाएगा, जो प्लाज्मा है वो लिया जाएगा इस पर्सन को ट्रीट करने के लिए। ठीक है ना, ठीक है। तो सीपीटी में बेसिकली होता क्या है, एक पर्सन जिसको डिजीज हुई, अब वो डिजीज से ठीक हो चुका है, तो उस डिजीज से उभरे हुए व्यक्ति का प्लाज्मा यूज करा जाता है किसी डिजीज पर्सन को ट्रीट करने के लिए। ठीक है। दूसरा जाता है बायोटेक्नोलॉजिकल डिजाइन एंटीबॉडीज। तो कहने का मतलब क्या है, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जब हम एंटीबॉडीज बनाते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कर रहे हैं, बायोलॉजिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो एंटीबॉडीज है उनको डेवलप करने के लिए। ठीक है। बाकी आ जाता है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इसको मैं अभी ज़्यादा तो नहीं बता सकती क्योंकि अभी आ ही रहा है आपके नाम, जो 9th चैप्टर है, आपके 9th 10th चैप्टर हैं वो यही है, आरडीटी के ऊपर ही है पूरे। ठीक है। प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस दोनों चीज़ें हैं इसमें। ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी पूरा चैप्टर वही है, बट थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको। बेसिकली इसमें होता क्या है कि यहाँ पर प्लांट का दिया हुआ है, टीआई प्लाज्मिड लिया हुआ है, दूसरा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस लिया है। तो कहने का मतलब इसमें क्या हो रही है, प्लांट की बात हो रही है। तो बेसिकली हम इसको ऐसे समझते हैं कि इसमें क्या करा जाता है कि कोई प्लांट है, उस प्लांट में हमें कुछ चेंज करना है। ठीक है। प्लांट में हमें कुछ चेंज करना है, सपोज उस प्लांट के डीएनए में कुछ गड़बड़ है, या सपोज कह सकते हैं कि हम उस प्लांट की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। सपोज एक ट्री है, ठीक है, एक प्लांट है, ये प्लांट ले लिया मैंने, ये प्लांट है ए, इसका जो डिजीज रेजिस्टेंस है वो बहुत अच्छा नहीं है। तो मेरे पास क्या है, डिजीज रेजिस्टेंस वाला जीन है। ठीक है। और उस जीन को मेरे को इस प्लांट में जा डालना है ताकि इस प्लांट का डिजीज रेजिस्टेंस क्या हो जाए, अच्छा हो जाए। तो मैं डायरेक्टली तो नहीं डाल सकती। ठीक है। तो एक प्लाज्मिड लगता है जो इस प्लांट में जाएगा। ठीक है। और उसमें हम उस जीन को डालेंगे। ठीक है ना। तो टीआई प्लाज्मिड हम इसको बोलते हैं, जो प्लांट में काम करता है बेसिकली। तो यहाँ पर क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको काटा जाएगा, और जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जो चीज़ हम उसमें डालना चाहते हैं उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। तो अब ये बन गया रिकॉम्बिनेंट। ठीक है। यानी कि जो प्लाज्मिड था उसमें हमने अपना जो डिज़ायर्ड जीन था वो भी इसमें डाल दिया है, तो अब ये बन गया आपका रिकॉम्बिनेंट। ठीक है। अब इस रिकॉम्बिनेंट को कहाँ डाल दिया जाएगा, प्लांट में इंसर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो ये इस तरीके से ये प्रोसेस होती है। ठीक है। अभी दिखने में बहुत आसान लग रही है, बट ये इतनी आसान होती नहीं है। ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। ठीक है। अब आ जाता है एलर्जीज़ के ऊपर। तो अगर हम एलर्जी की बात करें तो होता है क्या, बेसिकली आपने भी कभी ध्यान दिया होगा, कभी हम कुछ नई जगह पर जाते हैं तो अचानक से हमें खांसी शुरू हो जाती है, छींक शुरू हो जाती है। तो इस तरीके की चीज़ें जब हो जाती हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वो एलर्जीज हो रही हैं। ठीक है। अब वो एलर्जीज किसी भी वजह से हो सकती है, कोई पॉलन है, माइट्स है, धूल है, धुआं है, किसी भी तरीके की चीज़ जो है वो डस्ट है, एलर्जीज कॉज कर देते हैं। ठीक है। अभी हमने बोला था एंटीबॉडीज जो एलर्जी में रिस्पॉन्सिबल होती हैं, इन्वॉल्व होती है, आईजीई। ठीक है। जो इसमें इन्वॉल्व रहती है। ठीक है। अब कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो हमें एलर्जी में देखने को मिलती हैं कि जब एलर्जी होती है तो जनरली होता क्या है, हमें छींक आना शुरू हो जाता है। ठीक है। या हमें खांसी शुरू हो जाती है, या हमारी आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, या नाक बहनी शुरू हो जाती है, या सांस लेने में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं। ठीक है। तो ये क्या कह सकते हैं हम इनको, कि कुछ क्या कह सकते हैं, सिम्टम्स कह सकते हैं हम इनको। जो सिम्टम्स हैं वो क्या रहेंगे। ठीक है। अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो एलर्जी के जो सिम्टम्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, भैया स्नीजिंग हो सकता है। ठीक है। रनी नोज हो सकता है। ठीक है। ठीक है। स्नीजिंग हो सकता है। ठीक है। कफिंग हो सकता है, रनिंग नोज हो सकता है। ठीक है। रनिंग नोज। ठीक है। वाटरी आई। आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। खांसी होने लगेगी। तो ये सारे क्या है, आपके सिम्टम्स हैं एलर्जी के। ठीक है। जब भी हमें एलर्जी होगी तो इस तरीके की चीज़ें होंगी। ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो दी जाती है एंटीहिस्टामाइन ड्रग दी जाती है, इसमें कुछ स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करा जाता है इसको दूर करने के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है हम ऑटो इम्यूनिटी पे। ऑटो इम्यूनिटी।
ठीक है। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब क्या है? मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफ्रेंशिएट्स फॉरेन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सेल्फ सेल्स। ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी का मतलब क्या है, यानी कि जो हमारी सेल्स हैं उसके अंदर ये एबिलिटी है, ठीक है, ठीक है, इवॉल्व इन हायर वर्टिब्रेट्स, ठीक है, यानी कि जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर ये एबिलिटी में होती है कि जो उनकी बॉडी सिस्टम है वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि कौन से फॉरेन पार्टिकल्स हैं या फॉरेन ऑर्गेनिज्म है और कौन से क्या है अपनी सेल्स है, यानी कि फॉरेन सेल्स को और खुद की सेल्स को वो रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, ठीक है। और इसी वजह से तो वो अटैक भी कर पाते हैं ना, ठीक है, और इसी वजह से वो क्या कर सकते हैं, अटैक भी कर पाते हैं, ठीक है। अगर वो पहचानेंगे ही नहीं तो वो क्या करेंगे, खुद की सेल को भी तो मार सकते हैं, ठीक है, हालांकि अभी हम ये भी पढ़ेंगे कि वो खुद की सेल को भी मारते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है ऑटो इम्यूनिटी में, हम ये कह सकते हैं कि ये खुद की सेल्स मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी है जिसमें हमारी बॉडी ये रिकॉग्नाइज कर लेती है कि कौन सी हमारी खुद की सेल्स हैं और कौन सी क्या है आपकी फॉरेन सेल्स हैं, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। ये डिस्टिंग्विश फॉरेन मॉलिक्यूल्स एंड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब ये दूसरा है, बॉडी समटाइम्स अटैक सेल्फ सेल्फ ड्यू टू जेनेटिक एंड अननोन रीजंस, ठीक है। अब ये आ जाता है आपका, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है फिर, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होता है, यूजुअली जनरली तो यही होता है कि हमारी बॉडी पहचानती है। अब इसमें क्या होगा कि हमारी बॉडी नहीं पहचान पाती है, ठीक है। तो जब हमारा जो बॉडी सिस्टम है खुद पे ही अटैक करने लग जाए, मतलब अपनी खुद की सेल्स को नुकसान पहुंचाने लग जाए, तो फिर क्या कह सकते हैं हम उसको, ये ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है, ठीक है। तो इम्यूनिटी में तो क्या हो गया कि हमारी बॉडी सेल्स जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको मारती है और अपनी सेल्स को बचाती है, मेमोरी बेस्ड है क्योंकि, ठीक है, रिकॉग्नाइज करती है। अब ऑटो इम्यूनिटी हो गया यानी कि अब ये क्या करेगी, अपनी खुद की ही सेल्स को मारना शुरू करेगी, ठीक है, अटैक्स सेल्फ सेल्स, ठीक है, ड्यू टू जेनेटिक एंड अननोन रीजंस, ठीक है। तो ये क्या करती है, खुद की ही सेल्स को मारना शुरू कर देती है, ठीक है। और कारण क्या है उसके, अब कारण वैसे अगर देखा जाए तो ये कुछ नोन तो फिक्स रीज़न तो नहीं है, हो सकता है कभी कभी क्या होता है इम्यून सिस्टम मैल फंक्शनिंग है कि इम्यून सिस्टम ढंग से काम नहीं कर पा रहा, ठीक है, ठीक है। तो उसकी खुद को पहचानने की एबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, खुद ही अपने आप पे अटैक करना वो शुरू कर देता है, ठीक है, ठीक है। और ऐसी कुछ डिजीजेस भी हैं, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, टी लिम्फोसाइट्स बी लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है, दोनों का काम है, बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है और इसका मैचुरेशन आपका थाइमस में होता है, ठीक है। तो ये क्या कर रही हैं आपकी ऑटो एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज़ बनी, अब ये क्या कर रही है, अपने ही अगेंस्ट काम करना शुरू कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो ये खुद की सेल्स को ही नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। ऑटो इम्यून डिजीज़ की हम बात करें तो इसमें रिमेटेड जो रिमेटेड आर्थराइटिस है, बहुत सारे डिजीज़ है इसमें, ठीक है, खुद ही कोई नुकसान पहुंचाते हैं ये। तो इसमें क्या हो जाते हैं आपके, एक तो आपका यही हो गया रिमेटोड आर्थराइटिस हो गया, ठीक है, ल्यूपस है, ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, ठीक है, ये कुछ डिजीज़ हैं जो ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, ठीक है। इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, अब बात करें हम इम्यून सिस्टम की, तो बेसिकली होता क्या है कि इसमें कई सारी चीज़ें हैं। अगर मैं इम्यून सिस्टम की बात कर रही हूँ तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, बोन मैरोज हैं, ठीक है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं इसमें, और अगर जो बॉडी के सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें लिम्फॉइड ऑर्गन, टिश्यू, सेल्स, मॉलिक्यूल्स, एंटीबॉडीज, ये सब सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स की बात करूँ तो फंक्शन क्या है इनका, फॉरेन पार्टिकल्स को पहचानना, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना और उनको रिकॉग्नाइज करना ताकि फ्यूचर में ये ना हो, ठीक है। और दूसरा ये क्या करते हैं, आपके एलर्जिक रिएक्शंस को पहचानते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ को जानते हैं और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय पर भी ये हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अभी इसको हम थोड़ा समझेंगे, लिम्फॉइड ऑर्गन की मैं बात कर रही हूँ अगर, तो जब मैं लिम्फॉइड ऑर्गन की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर जो लिम्फॉइड ऑर्गन है ये क्या है, इसमें दो तरीके के हैं आपके, एक तो हो गए प्राइमरी, दूसरे हो गए क्या आपके सेकेंडरी, ठीक है। तो जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है, ठीक है,
तो बेसिकली होता क्या है, जो बोन मैरो है यहाँ पर फॉर्मेशन होता है किसका, ठीक है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों का फॉर्मेशन कहाँ होता है आपका, इसी में होता है। फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं फॉर्मेशन की बात कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, फॉर्मेशन दोनों का, आपका बी लिम्फोसाइट का भी और टी लिम्फोसाइट का भी, टी लिम्फोसाइट का भी, दोनों का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, इसी बोन मैरो में हो रहा है, ठीक है, दोनों का, ठीक है, लिम्फोसाइट फॉर्मेशन है, ठीक है, बी लिम्फोसाइट का भी और टी लिम्फोसाइट का भी, दोनों का फॉर्मेशन इसी में हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन अब अगर मैं मैच्योरेशन की बात करूं तो जो बी लिम्फोसाइट होती है उसका मैच्योरेशन तो इसी में होता है, लेकिन जो आपकी टी लिम्फोसाइट होती है उसका मैच्योरेशन कहाँ होता है, आपका थाइमस में होता है, ठीक है। अब जो टी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट का तो फॉर्मेशन बोन मेरो में हुआ, मैच्योरेशन भी हो जाता है, लेकिन जो टी लिम्फोसाइट है इसका सिर्फ फॉर्मेशन होता है बोन मेरो में, जो मैच्योरेशन है वो कहाँ होता है आपका थाइमस में होता है, मैच्योरेशन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये कहाँ हो जाता है आपका थाइमस में होता है, ठीक है। तो देखो लिखा है ना, मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है, ऑफ लिम्फोसाइट्स लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं आपके, स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स है, टॉन्सिल्स है, पियर्स पैच, अपेंडिक्स, ये सब किस में आ जाते हैं, आपके लिम्फोइड ऑर्गन्स में आ जाते हैं, ठीक है। बोन मैरो का काम क्या है, जितनी भी ब्लड सेल्स हैं उनको प्रोड्यूस करना, ठीक है। थाइमस की अगर हम बात करें तो हार्ट के पास में मौजूद रहती है और टी लिम्फोसाइट के डेवलपमेंट के लिए, जो भी हमने कहा मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। स्टार्टिंग में ये थोड़ी बड़ी होती है, धीरे धीरे समय के साथ ही क्या हो जाती है, छोटी होती चली जाती है, ठीक है, घटती चली जाती है, उसका साइज थोड़ा सा छोटा होने लग जाता है, ठीक है। स्प्लीन की बात करें तो फिल्टर्स ब्लड को फिल्टर करने का काम है, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती है, फेगोसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो आपको पता ही है, जो पैथोजेंस आते हैं उनकी किलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स आरबीसीज, ठीक है। लिम्फ नोड्स की अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करते हैं, ठीक है, और लिम्फोसाइट्स को एक्टिव करते हैं। देन आ जाते हैं आपके माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है, ठीक है, ये 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू का है बॉडी में, ठीक है। तो ये एक पिक्चर बना हुआ है आपके सामने, आप देख सकते हैं, इसमें पूरा ये फैला हुआ है जाल, तो इसमें कहाँ कहाँ पर देखो, ये जो डॉटेड पोर्शन है दैट इज द लिम्फ नोड्स, और ये जो पतली है ये लिम्फ वेसल्स हैं, अलग अलग सिस्टम है, लोअर लिम, अपर लिम, लिम्फ नोड्स, लंबर नोड्स, ठीक है। तो ये पूरा इस तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम हमारी बॉडी में फैला हुआ रहता है, ठीक है। अब बचाते हैं प्रैक्टिस सेट्स के ऊपर कि कुछ क्वेश्चंस हैं तो उनको कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपको, ठीक है। पहला चीज बोला है इन्होंने, एंटीबायोटिक्स आर केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोब्स दैट किल अदर माइक्रोब्स, ठीक है। दूसरा आ जाता है आपका एंटीबॉडीज, ये एंटीबायोटिक्स है और ये एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडीज आर केमिकल्स फॉर्म्ड इन द बॉडी दैट एलिमिनेट माइक्रोब्स, ठीक है। तो क्या लगता है आपको, एंटीबायोटिक्स आर केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स दैट किल अदर माइक्रोब्स, ठीक है। तो क्या ये आंसर सही है, हाँ जी बिल्कुल सही है, इसके दोनों स्टेटमेंट ही ठीक है, ठीक है। फिर आ जाता है द एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी रिजल्ट इनटू, इससे कौन सी चीज़ हो जाती है, एक्चुअल में इससे हो जाता है आपका डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। अब आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है, ये तो अभी हमने पढ़ा था, रिमेटॉइड आर्थराइटिस ये भी है, ल्यूपस की अभी हमने बात करी तो ये भी है, ठीक है। तो बी और ई तो हो गया आपका, तो बी और ई आप देख सकते हैं कहाँ है, बी ई, ठीक है। और दूसरा आ जाता है इसमें आपका, ठीक है, बी और ई वाले दो स्टेटमेंट है इसमें, बी ई, तो इसका आंसर है आपका ये, हाँ ये वाला, मस्तीनिया ग्रेविस ये वाला, ठीक है। तो इसमें एक्चुअल में क्या होता है, ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो हमारी बॉडी है उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है कि जो वॉलंटरी मसल्स है ना वो ढंग से काम नहीं कर पाती हैं, ठीक है। वॉलंटरी मसल इसमें मेनली क्या होता है, जो हमारे चेहरे की जो मसल्स होती हैं वो सही ढंग से काम नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो तब इसमें क्या होता है कि जो आइज़ हैं, स्किन है, वो क्या हो जाती है आपकी लूज हो जाती है, लटक जाती है, ठीक है, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या होता है बेसिकली जो नर्वस
कम्युनिकेशन कह सकते हैं पॉइंट्स होते हैं वो ढंग से काम नहीं कर पाते हैं, मतलब कुछ इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं कि जो हमारा फेशियल स्ट्रक्चर है वो स्टेबल नहीं हो पाता, ठीक है, यानी कि स्किन लटक जाएगी, आँख लूज हो जाएगी, मतलब एक साइड का गाल तो ठीक है, एक साइड का गाल क्या हो जाएगा, लटक जाएगा, ठीक है, इस तरीके की चीज़ हो जाती है। तो ये तीनों ही क्या है हमारी, ए बी और ई, ठीक है, तो ये वाला आंसर इसका ठीक होगा, ठीक है। टू स्टेटमेंट, अब ये है आपका autoimmune disorder is a condition where body defense mechanism recognize its own cells as foreign bodies, क्या स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरा है rheumatoid arthritis is a condition where body does not attack self cells, ठीक है, देखो सेकंड स्टेटमेंट तो उसकी गलत है और पहली स्टेटमेंट क्या है इसकी सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इसमें आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी के रिस्पॉन्स में गलत बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है, ठीक है, ठीक है ना। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस व्हेन अवर बॉडी एनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, बिल्कुल सही बात है, जब पहली बार हमारी बॉडी में किसी पैथोजन का एनकाउंटर होगा तो हमारी बॉडी प्राइमरी रिस्पॉन्स देना शुरू करेगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एनाम्नेस्टिक रिस्पॉन्स, ठीक है, तो ये क्या होता है आपका सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है, उसी को बोलते हैं हम, और ये कब होता है जब बॉडी सेम पैथोजन बार बार एंटर करना शुरू होगा, ठीक है, तो ये पॉइंट भी इसका ठीक है, ठीक है। ड्यू टू मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर, बिल्कुल सही, तो पहले एनकाउंटर में हमारी जो सेल्स हैं, मेमोरी सेल्स, उन्होंने याद रखा भाई कि कौन सी एंटीबॉडी बनानी थी, तभी तो सेकेंड टाइम उसको बना पाएंगे ना, ठीक है, तो ये भी ठीक है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो ये वाला स्टेटमेंट इसका गलत होगा, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक नहीं होती, स्पेसिफिक होती है, क्योंकि ये बर्थ के टाइम पे तो प्रेजेंट होती नहीं, बर्थ के बाद ही हम एक्वायर्ड कर पाते हैं ना समय के साथ साथ, ठीक है, तो ये स्पेसिफिक चीज़ों के लिए स्पेसिफिक रहती है, ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका डी, ठीक है बच्चों। तो अभी आज के इस चैप्टर को हम यहीं पे रखते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। बाकी जो अगला चैप्टर होगा इसमें हम एड्स और इसके बाद वाली जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको आज के लेक्चर समझ में आया होगा। बाकी अगर आपके कोई भी सवाल हैं, क्वेरी हैं, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप हमसे वहीं पर सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों, ओके, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए अच्छे तरीके से, अब आपके एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं तो ऑल द बेस्ट, ठीक है।